Good morning, friends, and in this edition, we are going to discuss about the chapter number 3 of class 7th BSB book, and the topic name is Turk Afghan Shasak. So, let's see that that how the expansion of these Turk people who are taking around in the region of India, so-called Hindustan. So, let's move ahead. आप ये आइडेंटिफाई करके बताइएगा मुझे कि ये कौन सा जगह है। कमेंट बॉक्स में काइंडली कमेंट कि विच प्लेस इज दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर जुबैदा भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली स्थित लाल किला पर झंडा फहराते हुए टेलीविज़न पर देख रही थी। अचानक उसके मन में यह प्रश्न उठा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। आपको भी इस प्रश्न में को सोचना चाहिए। ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है? बेसिकली डू यू नो व्हाट दिस इंडिकेट्स? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किस तरीके से आपको एक क्वेश्चनर के रूप में चीज़ों को देखना है ताकि आपकी इंटेलिजेंस या नॉलेज जो है वो बृहत रूप से बढ़ सके। जैसे इन्होंने टेलीविज़न पर कोई चीज़ देखा विच इज़ ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, ऑटोमेटिकली द क्वेश्चन केम टू हर माइंड that when India got independence and when the Delhi became the capital of India। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ समझना है। देखिए हमारे प्रयास विजडम ट्री की प्रयास ये है कि आपके अंदर विजडमफुली कॉन्फिडेंस लाना, आपकी नॉलेज को, आपकी स्ट्रेंथ को आपसे पहचान कराना। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। रिमेंबर वन थिंग, एजुकेशन इज़ नथिंग बट ट्रेनिंग द ब्रेन, बट एट द सेम टाइम एजुकेशन के बियॉन्ड जो अगर हम कहें, क्योंकि एजुकेशन में वो मीनिंग नहीं है जो हमारे यहाँ पर विद्यार्थी में है। तो ये विद्यार्थी बनना, शिक्षा ग्रहण करना, ये हमारे यहाँ की भारतीय परंपरा की बहुत बड़ी चीज़ है जो आप तब समझेंगे जब आप अपने 25-30 ईयर्स के उम्र में रहेंगे। तो आप इस चीज़ को अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है। आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं that we have took birth as Indian। Now let's move ahead। आज से लगभग 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। 950 साल पहले किस रूप में हुआ है तो आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र के रूप में, डैट मीन्स कॉमर्शियल प्लेस, कॉमर्शियल सेंटर, कॉमर्शियल एंड ट्रेड सेंटर। नाउ इस नगर में कई धनी व्यापारी रहते थे जहाँ दिल्लीवाल नाम का सिक्का ढाला जाता था। किस नाम का? दिल्लीवाल का सिक्का ढाला जाता था। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि समवेयर फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल ट्रेड, फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल ट्रेड। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कहाँ के? अजमेर के। अजमेर बहुत ज़्यादा दूर दिल्ली के उससे नहीं है, बहुत ही नज़दीक में है। तो अजमेर के जो चौहान शासक थे उन लोगों ने दिल्ली पर राज कर लिया। चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपने प्रशासन का केंद्र बनाया। किस चीज़ का? प्रशासन का, गवर्नेंस का। आगे मूव करते हैं 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली के सल्तनत की स्थापना की। किसने? 13वीं शताब्दी आते आते टर्क्स दिल्ली को अपना सल्तनत का स्थापना करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र बन गया। लगभग 300 वर्षों से अधिक तक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत को पर शासन किया। कितने? इन 305 जो ये राजवंश थे उन लोगों ने सल्तनत के रूप में दिल्ली पे राज किया। तालिका में इन 5 राजवंशों की सूची दी गई है। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक बस्तियां बसाई जिसे आज हम दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं। अब हम लोग तालिका देखते हैं। अब प्रारंभिक टर्क्स में कौन कौन थे? तो 1206 से 1290। अभी 1206 और 1290 के बीच में कौन कौन राजा हुए?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक राज करते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश आता है 1210 से 1236, 26 ईयर का टेन्योर इन्होंने राज किया। रजिया आती है, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, बलबन 1266 से 1287, इनका भी ऑलमोस्ट 21 ईयर्स का लॉन्ग पीरियड का शासन है। उसके बाद मोहम्मद तुगलक की साम्राज्य आ जाता है। अब खिलजी वंश को देखते हैं, तो खिलजी वंश चलता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। याद रखिएगा 1290 से 1320, 30 ईयर्स का इनका स्पैन रहता है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासन करते हैं। 1290 से 1296 जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक राज करते हैं। तुगलक वंश उसके बाद आता है तीसरा। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन करता है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 4 साल तक राज करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया है। आगे हम लोग मूव करते हैं तो सैयद वंश देखते हैं। सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक। खिज़र खां 14 से 1421 ईस्वी तक। उसके बाद मुइजुद्दीन मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मुइजुद्दीन मुबारक शाह 1421 ईस्वी से लेकर के 1434 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर के 1445 ईस्वी। आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। लोदी वंश में 1451 से 1526 ईस्वी तक। बहलोल लोदी 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक। और इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो ये शासन के क्रम रहे अलग अलग समय में, अलग अलग पीरियड में। अब हम लोग ये देखते हैं तुर्क शासन की स्थापना। गंगा जमुना दोआब, गंगा एवं जमुना नदियों के बीच की भूमि। तो गंगा जमुना दोआब किसको बोलते थे? दो आप, मतलब दो नदियों के बीच का जगह। तो ये कौन सा? गंगा और यमुना के बीच का। लेट्स सी तुर्क शासन का स्थापना कैसे होता है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गौरी का नाम तुर्क आक्रमणकारी ने पंजाब के सुल्तान से लेकर के संपूर्ण गंगा यमुना दोआब के प्रदेशों पर अधिकार जमाने में सफलता पाई। कहाँ पर? तो पंजाब और मुल्तान से लेकर के आपको डेट मीन से पाकिस्तान वाला रीजन से लेकर के गंगा यमुना दोआब तक, ये आप मान के चल सकते हैं उत्तर प्रदेश बिहार तक। उसने अपने गुलाम सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के प्रदेशों का देखभाल के लिए नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तब उसके प्रमुख गुलाम अधिकारी ने उसके राज्य को आपस में बांट लिया। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध व मुल्तान के अतिरिक्त शेष भारतीय प्रांतों का नियंत्रण प्राप्त हुआ। परंतु तुर्क राज्य को राज्य में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय अल्तमस को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त होता है? अल्तमस को। ये याद रखिएगा कि इल्तुतमिश का एक दूसरा नाम अल्तमस भी है। और वास्तविक रूप से अगर हम देखते हैं कि इसको स्थापित करता है अपना राज्य भारत पर, तो वो इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन यहाँ पर जरूर कर लिए थे, लेकिन कंक्रीट फॉर्म में नहीं था। इसने मध्य एशिया के संबंध विच्छेद कर और इसने उत्तरी भारत में इस तरीके से स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की। सुल्तान की उपाधि किससे प्राप्त किए हैं? खलीफा से। कौन? ये इल्तुतमिश। उसके उत्तराधिकारी में रजिया सुल्तान, जो उसकी बेटी थी, एकमात्र महिला सुल्तान होने के कारण विशिष्ट महत्व रखती है, किंतु उसका शासनकाल विफलता में समाप्त हुआ है। ये क्यों विफलता में समाप्त हुआ है? क्योंकि जो सोसाइटी था वो कहीं ना कहीं स्त्री प्रधान नहीं था, महिला प्रधान नहीं था। तो उन लोग को बड़ा ऑकवर्ड फील होता था कि किस तरीके से एक लेडी के अधीन हम लोग काम करेंगे। दिस इज अगेंस्ट द रिलीजियस कस्टम, जिसकी वजह से इनके शासन को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत किया गया और फिर इनको
रूल से हटा दिया गया है। आगे हम लोग मूव करते हैं। किंतु उसका शासनकाल विफलता में समाप्त हुआ है। तुर्क राज्य की को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बलबन द्वारा किया गया। इन शासकों का ममुलक भी कहा जाता है। जो गुलाम वंश के शासक थे उनको ममुलक भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये ऑलरेडी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ममुलक कौन था, क्योंकि ये सुल्तानों के गुलाम ममुलक के रूप में कार्यरत थे, क्योंकि ये गुलाम थे, जितने थे गुलामों के गुलाम के नाम से जाना जाता था। कौन सा वंश जो है गुलामों के गुलाम के रूप में जाना जाता है, तो वो गुलाम वंश था। चूँकि इसकी सत्ता का केंद्र दिल्ली था, अतः उसके राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा गया। क्यों दिल्ली सल्तनत कहा गया? क्योंकि जो सत्ता का केंद्र था वो दिल्ली था। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं तुर्क राज्य का विस्तार। अब देखते हैं कि तुर्क राज्य का किस तरीके से विस्तार हुआ है। दिल्ली मानचित्र पर नज़र डालें और पहचान करें कि प्रारंभिक तुर्क शासकों के राज्य की सीमा कहाँ तक फैली हुई थी। तो 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने ममलक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली के गद्दी पर से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान किया। क्या अभियान किया? सैनिक अभियान किया। एंड व्हाट अलाउद्दीन खिलजी इज डूइंग? एक्सपेंशन कर रहा है। वो किस किस एरिया में अब एक्सपेंशन कर रहा है? उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़ की लड़ाइयाँ में सफलता पाई। अपने गुलाम मालिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भेजा। किसके नेतृत्व में? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आता है। उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै पर विजय हासिल की। चूँकि दक्षिण भारत की ये राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। उन्होंने शासन करने की अनुमति क्यों दिया? क्योंकि दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर था, तो डायरेक्ट कंट्रोल रखना और हर समय चेक रखना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को युद्ध में परास्त कर सीधे अपने नियंत्रण में लिया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक क्या किए कि जो दक्षिण के राज्य थे उसको भी सीधा अपने कंट्रोल में कर लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तुर्क राज्य की सीमा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा करना और पश्चिमोत्तर पर मंगोल आक्रमणकारियों को निर्णायक ढंग से हराया। परंतु अब जो इनकी कुछ डिसीजंस थे वो भी देख लेते हैं। ये देखिए किस तरीके से दिल्ली से गुजरात की तरफ जो आक्रमण हुआ है 1299 में, चित्तौड़गढ़ में 1303 में, फिर मांडू 1305, मांडू से आगे बढ़े देवगिरी में। फिर आप देख रहे हो कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरा साउथ तक कहीं ना कहीं सैनिक अभियान चलाया है, जिसमें तंजौर तक पहुँचे हैं, होयसल कर्नाटका, द्वार समुद्रम, फिर वारंगल, फिर काड़ा। ये सारी जो चीज़ें दिख रहा है कि किस तरीके से दिल्ली से सैनिक अभियान को नियंत्रण किया जा रहा है। आगे हम लोग ये देखते हैं कि लोधी वंश और अलग वंश जो हैं एक्सपेंशन में किस तरीके से आते हैं। दिल्ली के सुल्तान शासन कैसे चलाते थे। दिल्ली सल्तनत के विस्तार भारतीय महाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र में हो गया। इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को सूबेदार, सेनापति और एवं प्रशासकों की जरूरत पड़ी थी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीर। किनको? जो शासन के अधिकारी थे, प्रशासन के अधिकारी थे, जो सल्तनत काल में मुख्य शासक के रूप में स्थापित थे। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने अपने विश्वसनीय एवं योग्य गुलामों को उच्च प्रशासकीय पदों एवं सेनापति के रूप में नियुक्त किया। कि गुलामों को और दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने
किनको, जो उनके योग्य गुलाम थे, उनको प्रतिष्ठित पद भी दिया। इन गुलामों को खरीद कर बड़ी सावधानी से सैनिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ये गुलाम अपने मालिक सुल्तान के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर एवं वफादार हुआ करते थे। तो ये क्या शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो इवन गुलाम थे उनको भी उन पर ट्रस्ट करके बड़ी पोजीशंस दी जाती थी और उन लोगों ने कहीं ना कहीं रूल किया है। हम लोग आगे मूव करते हैं तो खिलजी एवं तुगलक शासक भी गुलामों का ही उपयोग करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पद प्रदान किए, जिनमें कौन कौन थे? भारतीय मुसलमान थे, हिंदू, जैन, अफगान एवं अरबियन शामिल थे। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। इतिहासकार बर्नी शोक प्रकट करते हुए लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ये निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को उच्च पद प्रदान कर दिए हैं, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसे सभी लोग सक्षम और योग्य व्यक्ति थे और उनकी यह याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग भी सक्षम एवं योग्य व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति तर्कसंगत थी। ये क्या शो करना चाहते हैं कि अदर देन दोज हु हैव टेकन बर्थ इन द, एक होता है ना कि प्राइडफुल डायनेस्टी, इवन जो निम्न लोग थे उनके अंदर भी उनको काबिलियत के आधार पर उनको दिया जा रहा था पोजीशंस। अब किनके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मध्ययुगीन समाज में यह इस प्रकार के पूर्वाग्रह का होना आश्चर्यजनक भी नहीं था, क्योंकि लोगों का सोच अत्यंत संकुचित था। अब ये कहता है कि ये जो थॉट प्रोसेस था ये कोई संकुचित थॉट प्रोसेस नहीं था, क्योंकि उस समय में जो समाज थी उसकी मनोधारणा ऐसी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अमीर वर्ग के लोग अपने सुल्तान के प्रति वफादार तो रहते थे, लेकिन उसके अधिकारी के प्रति नहीं, उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। मतलब कि जो राजा था उसके प्रति तो रहते थे, बट एट द सेम टाइम राजा का जो बेटा होता था उसके प्रति वो वफादार नहीं होते थे। सामान्यतः शासक बदलने के साथ उसके अमीर या अधिकारी या सेना नायक भी बदल जाते थे। फलस्वरूप नए और पुराने अमीरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। कुछ अमीर तो इतने शक्तिशाली होते थे कि वे सुल्तान तक भी बन जाते थे। इस प्रकार सुल्तान का पद अमीरों की महत्वाकांक्षा के सामने सुरक्षित नहीं था। अमीर यह विश्वास रखते थे कि उनको भी शासन करने का समान अधिकार था। आगे हम लोग मूव करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखते हैं। अब हम दिल्ली के सुल्तानों के शासन के बारे में देखते हैं। उसमें क्या है कि अमीरों की नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर की जाती थी। सुल्तान अमीरों के सहयोग से शासन का काम करते थे। डैट मीन्स ये क्या शो करना चाहता रहा है, ये बताना ये चाह रहा है आपको कि समवेयर देयर वाज गवर्नेंस सिस्टम एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द हायरार्किकल फॉर्म, एक के नीचे एक के ऊपर, इस टाइप की प्रशासन की व्यवस्था थी। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग, जिसको वजारत कहते हैं, में वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। उसके कार्य थे राजस्व कर को वसूल करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, अक्ता देने की व्यवस्था करना। अन्य पदाधिकारियों में आरिजे मामलिक हुआ करते थे, जो सुल्तान के सेना के प्रबंधक होते थे। वकील दर, राज परिवार का देखरेख, काजी जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, दीवाने इंसा, राजकीय फरमान जारी करने वाला जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था, बरीदे, मुमालिक, गुप्त रूप से सूचना एकत्रित करने वाला शामिल था। डैट मीन्स ये दिखाना चाह रहा है कि प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन में किन किन लोगों की भूमिका थी और वो कौन कौन से लोग थे। अब हम लोग देखते हैं अक्ता व्यवस्था। अक्ता व्यवस्था क्या था? दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्ति किया था। इनको अक्ता कहते थे, मतलब जस्ट अ काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट अक्ता कहलाता था। और उसके उत्तराधिकारी और इसके अधिकारी मुक्ति या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व अपने अक्ता में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना और भूमि कर वसूली करना था। तो ये देखिए अक्ता का क्या काम था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने,
ज़रूरत पड़ने पर सैनिक मदद पर प्रोवाइड करना और भूमि कर वसूली करना, मतलब एक टाइप से ज़मींदारी, फिर मिलिट्री हेल्पेज एंड एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था अक्ता को। आगे हम लोग मूव करते हैं तो ये अधिकारी अपनी सेवा के बदले में वेतन के रूप में राजस्व वसूली का एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे, जिससे वे अपने सैनिक को वेतन दिया करते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व को सरकारी खजाने में भी भेज देते थे। मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें कोई भी अक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था, ताकि उनका पद अनुवांशिक न बन जाए। कुछ अंतराल के बाद उनका स्थानांतरण एक अक्ता से दूसरे अक्ता में किया जाता था। मुक्ति का वसूल किए गए बड़ी राजस्व को सावधानी से हिसाब रखने के लिए अमील नामक लेखाधिकारी का अक्ताओं में रखा जाता था। किसको? जस्ट लाइक एन ऑडिटर के रूप में किसको देखा जाता था? अमील को, और इनको अक्ता में रखा जाता था। उन्हें सख्ती से हिदायत दी जाती थी कि वे राज्य द्वारा निर्धारित कर रही वसूलें। यह अक्ता व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करता था। प्रांतीय मतलब जो राज्य के रूप में रहता था, उसमें एक प्रशासन के रूप में काम करता था। अब देखते हैं हम लोग मुक्ति के अधिकार की। मुक्ति के अधिकार क्या कहते हैं? निजामुल मुल्क की रचना सियासतनामा के अनुसार, सियासतनामा में क्या लिखते हैं कि मुक्ति यह समझना चाहिए कि प्रजा किसानों पर उनका अधिकार केवल शांतिपूर्ण तरीके से उचित धन, कर अथवा प्राधिकार वसूल करने का है। प्रजा का जीवन, संपत्ति एवं परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। मुक्ति का उन पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि अगर प्रजा सुल्तान से सीधे कोई आवेदन या प्रार्थना करना चाहती है तो मुक्ति को रोकना नहीं चाहिए। जो मुक्ति इन नियमों का उल्लंघन करे उसे बर्खास्त और दंडित करना चाहिए। मुक्ति या वली उन प्रजा पर उसी प्रकार नियंत्रक है जैसे कि शासक अन्य मुक्तियों का नियंत्रण रखता है। 3 या 4 साल बाद अमील या मुक्ति का स्थानांतरण कर देना चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तिशाली ना हो। तो ये आप देख लिए कि किस टाइप से सिस्टम वहाँ का काम कर रहा था मुक्तियों का, और मुक्ति द्वारा ही ये लोग अपना बहुत सारे कार्य को करवा रहे थे। आगे हम लोग स्थानीय प्रशासन कला देखते हैं। समकालीन स्रोतों सीक नामक एक प्रशासनिक इकाई का वर्णन मिलता है। किस टाइप का? सीक, ये प्रशासनिक इकाई था, गवर्नेंस यूनिट। अब हम लोग आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक्चुअली। आगे हम लोग देखते हैं कि सिकंदर, मतलब सिख से सिकंदर बना है। राजस्व अधिकारी, फौजदार सैनिक अधिकारी सिख से जुड़े हुए पदाधिकारी थे। ये अपने इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने का काम करते थे। साथ ही राजस्व की वसूली भी उनके द्वारा प्राप्त की जाती थी। चौधरी लगभग 100 गांवों का प्रधान हुआ करता था। ये चौधरी समझ में आ गया होगा। आजकल भी जैसे आपने लोगों ने आम भाषा में सुने होंगे कि चौधरी बनता फिर रहा है, तो ये चौधरी शायद से वहीं से आ रखा है। बाद के समय के बाद यह परगना प्रशासनिक इकाई का केंद्र बना। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव का प्रमुख अधिकारी को खुद मुकद्दम या पटवारी कहते थे। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बीपीएससी में आता है। पटवारी लेखाधिक पदाधिकारी होता था जो गांव की भूमि एवं लगान का लेखा जोखा रखता था। गांव में ग्राम पंचायतें झगड़ों का निपटारा करता था। तो ये बात याद रखिएगा। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं मंगोलों का खतरा। अब मंगोलों का खतरा किस टाइप का था? तो 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांसऑक्सियन, उज्बेकिस्तान इसको बोलते हैं, पर हमला किया। उसके शीघ्र ही बाद ही दिल्ली के तुर्क राज्य का उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गए। किसके काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, क्योंकि ये 1219-20 के प्रॉक्सिमिटी में कार्यरत थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, याद रखिएगा। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों ने एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी बड़ी सेना को संभालना प्रशासन को कड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना दिल्ली सुल्तान ने कैसे किया, आगे देखते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग सैनिक प्रशासन देखते हैं। सैनिक विभाग, जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता था, दीवाने अर्ज
एक प्रमुख अधिकारी अरिइजे मालिक था। वह सैनिकों की भर्ती, निरीक्षण एवं वेतन देने का कार्य करता था। दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने एक विशाल सेना का निर्माण किया था, उसकी देखरेख पर विशेष ध्यान देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की भर्ती एवं देखभाल के लिए कुछ नियम बनाए। उसने सैनिकों की हुलिया रखने पर जोर दिया। उसने यह भी आदेश दिया कि घोड़े पर दाग लगाया जाए, जिसको दाग सिस्टम बाद में कहा जाता था, ताकि निरीक्षण के समय सेना नायक गलत तरीके से अपना कर बार बार एक ही घोड़ा न दिखा सके और निम्न कोटि के घोड़े ना रखे। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों के समय में घुड़सवार सैनिकों को नगद वेतन के बदले दिल्ली के निकट के गांवों का भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का नकद वेतन देना शुरुआत किया। उसके समय एक घुड़सवार सैनिक को 234 टन का प्रति वर्ष वेतन मिलता था। जो सैनिक के अतिरिक्त एक घोड़ा रखता था उसे 78 टन का और मिलता था। दिल्ली के सुल्तानों ने मजबूत सैनिक ताकत पर ही भारत पर एक विशाल तुर्क शासन स्थापित की। तो ये आज का वीडियो था जो आज हमने लेक्चर लिया। अब नेक्स्ट एडिशन में हम लोग नेक्स्ट जो आधी चैप्टर बची हुई है उसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजडम ट्री।